हे देयर, दिस इज़ निधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन कक्षा। डिस्कस करेंगे आज हम ईवीएस पार्ट 3 जो कि 31 जनवरी 2021 का पेपर हुआ था, और ये ईवीएस का पूरा कंप्लीट एनालिसिस होगा जिसमें मैं आपको सारे आंसर्स भी एक्सप्लेन करूंगी और उसका राइट आंसर भी दूंगी, ठीक है। और दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टीचिंग एग्जामिनेशंस, क्योंकि आपको भी पता है कि सीटेट एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर एग्ज़ाम में रिपीट कर। ये पार्ट 3 है, 2 पार्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, उसके कंप्लीट सॉल्यूशन विद राइट आंसर, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा अगर नहीं देखा होगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मेरी कंटेंट आपको अच्छी लगी हो तो। और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, और ये दिस इज़ पार्ट 3, ठीक है। ये पार्ट 3 है ईवीएस का, जिसमें मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगी और उससे आप देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो बिना डिले किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, मतलब क्या चीज़ एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के टाइम पे क्या चीज़ हमको अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते क्या हैं। ये रिकॉर्ड होता है जो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को लेके होता है, और इसमें बिहेवियर, स्किल्स, एटीट्यूड, ये सब एनालाइज ऑब्जर्व किए जाते हैं बाय अ टीचर, जिससे कि टीचर उन बच्चों में स्टडीज़ के आउटकम में सुधार कर सके और उसको इफ़ेक्टिव बना सके, अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सके। इसलिए ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स किए जाते हैं। और एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स इसलिए भी किए जाते हैं कि ताकि उनके पेरेंट्स को और आगे के एनालिसिस में, आगे की प्रिपरेशन में, आगे के अधिगम में ये हेल्पफुल रहे। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा कहता है कि आइडेंटिफाइंग मेनली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, यानी मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, या फिर मेकिंग स्टेटमेंट्स ऑफ जजमेंट, या फिर सी कह रहा है आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, यानी मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना। चौथा, आइडेंटिफाइंग चाइल्ड्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप्स। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में मैंने आपसे बोला था कि ये बिहेवियर, स्किल और एटीट्यूड को रिकॉर्ड करता है, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जो टीचर है वो रिलेट कर सके उनके स्टडीज़ के आउटकम को, बच्चे के स्टडीज़ के आउटकम को एक टीचर रिलेट कर सके, इसलिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ACD, ठीक है। इसमें थर्ड विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जो मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ जजमेंट के लिए बेसिकली ये किया जाता है, इन सब चीज़ों को, मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को, और आइडेंटिफाइंग चाइल्ड्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप, इन सबको अवॉइड करना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हाउ विल यू प्लान फॉर एन इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम, यानी आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसी योजना बनाएंगे। पहला है सेपरेट ऑल सब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट प्लान्स, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, या फिर अरेंज सेपरेट टीचर्स फॉर साइंस एंड सोशल साइंस, यानी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। थर्ड कहता है अरेंज सेपरेट टीचर स्पेशलाइजिंग इन एनवायरमेंटल साइंस, यानी पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, या फिर कंबाइन 2 और मोर सब्जेक्ट्स एरियाज इनटू 1 लेसन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम 2 सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर देंगे तो एक टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है, प्लस ब्रॉड एरिया को कवर कर सकता है। जैसे अगर हम बोलते हैं, या टीचर अगर किसी फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा रहा है बच्चे को, तो फॉरेस्ट में तो एक एरिया आ जाएगा उसका, प्लस ट्रीज आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, वहाँ कहीं ना कहीं उसको साइंस से भी रिलेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 2-3 टॉपिक्स को, 2-3 सब्जेक्ट्स को एक में मर्ज करने से उसका जो लर्निंग का स्कोप है वो ब्रॉड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए फोर्थ विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है Which of the following is one of the 6 themes suggested in EVS syllabus as per NCF 2005, मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा EVS के पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा है थिंग्स वी मेक एंड डू, तीसरा है हाउ थिंग्स वर्क्स, चौथा है मटेरियल्स। तो आप जान लीजिए कि वो 6 चीज़ें क्या होती हैं। पहला होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा होता है फूड, तीसरा होता है वाटर, चौथा होता है शेल्टर, पांचवा होता है ट्रैवल,
और छठा होता है थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, तो आपको ये 6 चीज़ें याद रखनी है क्योंकि ये NCF 2005 के अकॉर्डिंग ये प्राइमरी थीम्स हैं। प्राइमरी उसमें थीम्स में ये 6 थीम्स आ जाती हैं आपकी। सेकेंडरी में आपका हो जाएगा लव एंड बिलोंगिंग्स या सेल्फ इस्टीम। ये सेकेंडरी वाले प्रोसेस में बहुत कम लोग जा पाते हैं, तो प्राइमरी पे ही लोग रह जाते हैं। पहले हम भाई ये सब चीज़ें अपने नीड्स को, सबसे पहले बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे, तभी तो हम अपने सेल्फ इस्टीम और लव एंड बिलोंगिंग्स पे जाएंगे। तो इसलिए सेकेंड विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। इस मतलब निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि रचनात्मक आकलन होता क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है। इसको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग भी बोलते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग ये फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट किया जाता है एक टीचर के द्वारा, जिससे कि टीचर बच्चे को पढ़ाता है उसमें अपने मेथड्स को कितना इम्प्रूव कर सकता है, कैसे बच्चा ईजिली समझ पाएगा, कैसे बच्चा टीचर से कनेक्ट हो पाएगा, इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इट हेल्प्स द टीचर इन टेकिंग टाइमली एक्शन फॉर एनहांसिंग लर्निंग, या दूसरा इट इज़ मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, या फिर तीसरा एनी इन्फॉर्मेशन ऑन लर्निंग ऑफ चाइल्ड कैन हेल्प इन फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, या फिर चौथा है इट इज़ टू बी रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ रिपोर्ट कार्ड, यानी रिपोर्ट कार्ड की प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट में ये तीनों बातें सही हैं, तो नॉट करेक्ट में फोर्थ विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है स्मिता वांटेड टू सेंसिटाइज हर लर्नर्स अबाउट जेंडर डिस्पैरिटी एंड स्टीरियोटाइप्स रिलेटेड टू वर्क। व्हाट शुड स्मिता चूज टू डू इन हर क्लास फॉर द फॉलोइंग सजेशंस। यानी स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। तो स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। फ्लैश कार्ड को, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स से रिलेटेड फ्लैश कार्ड को शो करना चाहिए, या आस्क ओनली बॉयज़ टू स्वीप द क्लासरूम डेली, मतलब सिर्फ बॉयज़ से सिर्फ क्लासरूम को साफ करवाना चाहिए, या फिर इनवाइट स्टूडेंट्स मदर टू क्लास हु इज़ ऑटो ड्राइवर, मतलब कि एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है, या फिर प्रेजेंट स्टूडेंट्स विद स्टीरियोटिपिकल मॉडल्स, यानी रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों में प्रस्तुत करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेंडर स्टीरियोटाइप को रिमूव करने के लिए किसी छात्र की माँ को इनवाइट करना चाहिए जो एक ऑटो ड्राइवर है। ठीक है, तो जेंडर डिस्पैरिटी या फिर लैंगिक विषमता का मतलब ही होता है अनइक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है, और ये अराइज करता है डिफरेंट सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर रोल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है पुनीत गेव his class 5 learners an outline of human body and asked them to draw the digestive system before teaching chapter on food। यानी पुनीत ने अपने कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन पर अध्याय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने के लिए कहा। तो पुनीत इससे क्या करना चाहता है, मतलब बच्चों से क्या बेसिकली करवाना चाहता है। पहला है एलिसिट लर्नर्स अबाउट डाइजेशन, आइडेंटिफाइंग लर्नर्स विद गुड ड्राइंग स्किल्स, यानी अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, या इवैल्यूएट लर्नर्स ऑन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी पाचन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, या फिर टेस्ट इफ लर्नर्स कुड मेक लेवल डायग्राम, यानी परीक्षण यदि शिक्षार्थी लेवल आरेख बना सकें। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि डाइजेशन के बारे में, पाचन के बारे में शिक्षार्थियों को पहचान कराना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है मुस्कान एक जो क्लास टीचर थी ऑर्गेनाइज्ड डिबेट ऑन टॉपिक यूज ऑफ डीजल व्हीकल इन ट्रांसपोर्टेशन शुड बी प्रोहिबिटेड। यानी मुस्कान एक डिबेट ऑर्गेनाइज करवाती हैं और कहती हैं कि जो डीजल व्हीकल है, मतलब जो टॉपिक होता है वो डीजल व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन में डीजल व्हीकल को प्रोहिबिट कर देना चाहिए। तो इससे उनका पर्पस क्या है ये डिबेट ऑर्गेनाइज करवाने का। तो पहला ऑप्शन है इट वुड हेल्प नोइंग स्टूडेंट्स व्यूज़ एंड करेक्टिंग देम, या फिर
शी वॉन्ट्स टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स ऑन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉडर्न व्हीकल, या फिर इट हेल्प्स स्टूडेंट्स इन अप्रिशिएटिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन दिस इशू, यानी यह छात्रों को इस मदद पर कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है, या फिर शी वॉन्ट्स टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स ऑन नीड टू बैन डीजल व्हीकल्स कंप्लीटली इन ट्रांसपोर्टेशन। तो इससे यानी वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ये चाहती हैं कि मॉडर्न व्हीकल को अडॉप्ट किया जाए, मॉडर्न चीज़ों को सीखा जाए। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी सेकेंड। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि मैपिंग स्किल्स इन ईवीएस हेल्प्स डेवलप, मतलब ईवीएस में मानचित्रण कौशल विकसित करने में मदद करता है। क्या चीज़ मदद करती है? द स्किल ऑफ प्रिडिक्टिंग एंड कैलकुलेटिंग, या फिर रिकॉर्डिंग स्किल्स, या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस, या फिर स्किल ऑफ ड्राइंग लैंडस्केप। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। मैपिंग को करवाने का बेसिक जो एम है वो रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस को समझने के लिए करवाया जाता है। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है समायन जो कि क्लास 5th में है और वो अपना क्लास वर्क नहीं करते हैं, यूजली डज नॉट डू हिज गिवन क्लास वर्क, द बेस्ट मेजर टू एड्रेस द सिचुएशन कुड बी टू। इस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? तो पहला है मेक अनदर चाइल्ड हेल्प कंप्लीट हिज क्लास वर्क, एक और बच्चे को उसकी कक्षा के काम को पूरा करने में मदद करे, या फिर टॉक टू पेरेंट्स एंड काउंसिल देम, माता पिता से बात करें और उनकी काउंसलिंग करें, या फिर गिव हिम ऑल्टरनेटिव एंड सिंपलर होमवर्क, यानी उसे वैकल्पिक और सरल घरेलू काम दें, या फिर टॉक टू हिम टू फाइंड डिफिकल्टी एंड एडजस्ट क्लास वर्क अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो बच्चे को एक्चुअली टीचिंग और लर्निंग में हमेशा बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, टीचर को, अध्यापक को सबसे पहले बच्चे से बात करनी चाहिए कि कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहा है और क्या चीज़ें उसको कहाँ डिफ़िकल्टी हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग क्लास वर्क को करवाए टीचर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, राइट आंसर विल बी फोर्थ। राइट आंसर विल बी फोर्थ, सॉरी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ ईवीएस असेसमेंट। ठीक है, ईवीएस असेसमेंट में, ईवीएस मूल्यांकन में एक व्यापक संकेतक नहीं है। कौन सा नहीं है? कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, कंसर्न फॉर इक्वालिटी, कॉन्सेप्ट मैपिंग, या कोऑपरेशन। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ हो जाएगा। कोऑपरेशन मतलब सहयोग जो है ये एक मूल्यांकन में एक व्यापक संकेतक नहीं है। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है there is a paragraph in class 5 EVS textbook based on Al-Biruni's observation of construction of ponds in India some thousand years ago. What could be the purpose of including this paragraph? तो इस पैराग्राफ को इंक्लूड करने का मेन एम क्या है? ठीक है, ये कह रहा है। तो इसमें ऑप्शंस भी हैं। पहला ऑप्शन हमारा है कि ACD मतलब 1, 3 and 4। दूसरा ऑप्शन हमारा है ओनली 1 and 4, 1 and 4। तीसरा ऑप्शन है इसमें हमारा ओनली 1 and 3। और चौथा ऑप्शन हमारा है 1, 2, 3। अब बताइए। तो इसमें पहले में कह रहा है कि इट हेल्प्स learner to identify sources of history, it helps learner to improve their recording of observation। क्या क्या चीज़ें इसमें हेल्प करेगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ACD हो जाएगा, मतलब पहला, तीसरा और चौथा इन सब चीज़ों को दर्शाता है। दूसरा इट हेल्प्स लर्नर टू इम्प्रूव देयर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये नहीं एम है इसका। इस स्टेटमेंट को इंक्लूड करने का, इस पैराग्राफ को इंक्लूड करने का ये एम नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प्स टू, मतलब एकीकृत, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति से क्या मदद मिलती है? रिड्यूस करिकुलम लोड एंड हेल्प्स चिल्ड्रन टू लर्न मीनिंगफुली, यानी पाठ्यक्रम भार कम करने का और बच्चों को सार्थक सीखने में मदद करती है, या फिर फॉलो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच एंड इंट्रोड्यूस लार्जर नंबर ऑफ कंसेप्ट्स। तो सेकेंड विल बी द राइट आंसर, यानी बाल केंद्रित। हमेशा जो हमारा NCF भी हमारा यही कहता है कि जो हमारी टीचिंग लर्निंग होनी चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड होनी चाहिए। टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करता है और जो बच्चे होते हैं वो केंद्रित, वो बच्चे जो होते हैं वो केंद्र में होते हैं। तो बच्चे को ध्यान में रख के हमारी टीचिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई डज इकरा एनकरेजेस हर लर्नर्स टू रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन इन ईवीएस। यानी इकरा ने अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित क्यों करती हैं? क्योंकि ये हेल्प करते हैं लर्नर को रियल वर्ल्ड से जुड़ने के लिए, या फिर दीज हेल्प लर्नर टू बिकम इंडिपेंडेंट, यानी शिक्षार्थी को स्वतंत्र बनने में मदद करते हैं, या फिर दीज हेल्प लर्नर टू बिकम कॉम्पिटिटिव, प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करते हैं, या फिर दीज आर एंटरटेनिंग रिसोर्सेज अवेलेबल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, दीज हेल्प लर्नर टू एंगेज विद रियल वर्ल्ड। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्वेश्चनिंग एज अ स्ट्रैटेजी इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस इज यूज्ड फॉर। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में एक रणनीति के रूप में सवाल करने के लिए उपयोग किया जाता है। पहला है ड्रॉइंग अटेंशन, दूसरा है प्रमोटिंग अडियरेंस टू रूल, यानी नियमों के पालन को बढ़ावा देता है, या फिर अराउजिंग क्यूरियोसिटी इन क्लासरूम, कक्षा में उत्सुकता जगाता है, या फिर मेंटेनिंग डिसिप्लिन, अनुशासन बनाए रखता है। तो डिसिप्लिन देखिए, क्वेश्चन जब करेंगे तो डिसिप्लिन तो एक सेकेंडरी चीज़ हो गई, डिसिप्लिन नहीं मेंटेन होती है। क्वेश्चन का जो मेन एम है, क्वेश्चन अराइज करने का, क्वेश्चन पूछने का जो मेन एम है वो अराउजिंग क्यूरियोसिटी इन क्लासरूम, यानी कक्षा में उत्सुकता बनी रहे बच्चों की, इसलिए क्वेश्चन अराइज किया जाता है। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको आंसर समझ में आ रहे होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद ओवर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, वानी वांटेड टू engage them in an activity which involves maximum number of senses to enhance learning. Which of the following activities will be suitable for this purpose? यानी अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी जो है उन्हें एक ऐसी गतिविधि में शामिल करना चाहती हैं जिनमें सीखने को बढ़ावा के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि ऐसी है जो इस उद्देश्य को फुलफिल करेगी? तो पहला है एनकरेजिंग ग्रुप डिस्कशन, दूसरा है मतलब समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, या फिर यूजिंग स्मार्ट क्लासरूम फॉर रेलेवेंट ऑडियो विजुअल मटेरियल, प्रासंगिक सामग्री के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना, या फिर ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप टू नियर बाई प्लेसेस, पास के स्थान के लिए क्षेत्र की यात्रा का आयोजन, या फिर इन्वाइटिंग रिसोर्स पर्सन्स फ्रॉम कम्युनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट देयर स्किल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप टू नियर बाय प्लेस। इसमें जो होंगे वो मैक्सिमम सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे और बच्चे जल्दी सीखेंगे और एनवायरमेंट रियल वर्ल्ड से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स एंड योर स्कूल इज लोकेटेड एट वाई। दो पॉइंट हैं, एक एक्स है तो एक्स पे हमारा हाउस हो गया है और वाई पे स्कूल हो गया है। ठीक है, ऑल दो योर स्कूल इज जस्ट अपोजिट, मतलब ये दोनों आमने सामने ही है, बट यू कैन नॉट गो स्ट्रेट बिकॉज ऑफ बिजी हाईवे। एक किसी हाईवे के कारण ये स्ट्रेट नहीं जा सकता है अपने स्कूल, तो उसको घूम के जाना पड़ता है। तो इसमें ये कह रहा है कि अब पहले उसको 125 मीटर साउथ में जाना पड़ता है। 125 मीटर साउथ में गया, ठीक है, यहाँ पहुँचा, ये एक्स है, ये वाला रीजन, ये वाला पॉइंट जो है आपका एक्स है। इसके बाद कहता है 120 साउथ आ गया हम साउथ में, इसके बाद 100 मीटर लॉन्ग एक सबवे है, ठीक है, विच इज़ ड्यू ईस्ट, ये ईस्ट पे आ गए, एंड फाइनली रीच योर स्कूल एट वाई। यहाँ इसके रिस्पेक्ट में ये वाला हो जाएगा आपका नॉर्थ, ठीक है, तो नॉर्थ में 125 फिर से मूव करता है और फाइनली अपने स्कूल वाई पे पहुंच जाता है। तो ये बोल रहा है कि अब बताइए कि वाई के रिस्पेक्ट में एक्स की पोजीशन क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू स्कूल, मतलब वाई के रिस्पेक्ट में एक्स की हाउस की पोजीशन क्या है। तो ये इसके रिस्पेक्ट में ये यहाँ पे ये सेंटर हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, सॉरी मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्कूल एट योर हाउस एक्स इज, तो ये भी 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये 100 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर ड्यू वेस्ट, ठीक है, ये वेस्ट में है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये वेस्ट में है तो 100 सेंटीमीटर ड्यू वेस्ट में, सेकेंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द मीनिंग ऑफ तुरांग इज जंगल, मतलब तुरांग कि जंगल को तुरांग कहा जाता है किस स्टेट में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका झारखंड हो जाएगा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर विल बी थर्ड। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हनी बीज एंड बीहाइव्स, मतलब कौन सा मधु और मधुमक्खियों के लिए सही कथन नहीं है। तो पहला है मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाइव्स, यानी नर मधुमक्खियां पित्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर मोस्ट ऑफ द बीज इन हाइव्स आर वर्कर बीज, मतलब छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, या फिर देर आर ओनली फ्यू मेल्स इन द हाइव, या फिर एवरी बीहाइव हैज़ वन क्वीन बी दैट ले एग्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें मेल बीज जो होती हैं वो मेल बीज जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि टुडे वी कैन नॉट थिंक फूड विदाउट चिलीज, मतलब हम मिर्च के बिना भोजन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो दीज वेर ब्रॉट टू आवर कंट्री बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम, ये हमारे देश में आए व्यापारियों द्वारा कौन से कंट्री से लाया गया है, ये बेसिकली पूछ रहा है। तो पहला है इंग्लैंड, दूसरा है साउथ अमेरिका, तीसरा है साउथ अफ्रीका, या चौथा है अफगानिस्तान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से बेसिकली ये लाया गया था। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कंडीशन दी हुई है, ये आप बेसिकली इसमें नंबर ऑफ़ आवर्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ़ आवर्स कैलकुलेट करने हैं, तो ये आप कर लोगे, ठीक है, ये कर लोगे, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ। तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस क्रूड ऑयल पेट्रोलियम, ठीक है। तो इसमें एलिमिनेशन मेथड भी हम थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, जैसे बिहार, अब बॉम्बे हाई थर्ड वाले ऑप्शन में बॉम्बे हाई तो हो सकता है, बट बिहार क्या तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, मतलब बिहार स्टेट तटीय क्षेत्र में नहीं है, प्लेन एरियाज में है, तो ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। असम एंड ओडिशा, असम नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। उड़ीसा को एक बार हम सोच सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बचा गुजरात और तमिलनाडु, और दूसरा है बॉम्बे हाई एंड वेस्ट बंगाल। तो बॉम्बे हाई पेट्रोलियम ऑयल फील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बॉम्बे हाई में ज़्यादा मोस्ट प्रेफरेबल आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। तो डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, जो संविधान है वो हमारे देश का संविधान जो तैयार किया गया था वो किसके नेतृत्व में किया गया था, मतलब किसके लीडरशिप में किया गया था। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी आर अम्बेडकर, ये हम सबको पता है। तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन फॉर प्लांट्स। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये कहता है कि टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, तो सही बात है, रूट्स जो होती हैं वो प्लांट को सपोर्ट करती हैं, प्लांट को इरेक्ट करने में मेनली सहयोग करती हैं, ठीक है, सहारा बनती हैं। तो ए ऑप्शन तो होगा ही होगा। टू प्रोवाइड ह्यूमस, मतलब ह्यूमस प्रदान करने के लिए, तो ये तो नहीं होगा। टू स्टोर फूड, हाँ ये भी सही है। टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, ये भी सही है। तो ए सी डी विल बी द राइट आंसर। ए सी डी इसमें थर्ड में है, तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूनियन टेरिटरी कौन सी नहीं है इसमें, तो आपको भी पता है कि हमारी जो टोटल यूनियन टेरिटरी हैं वो 9 हो गई हैं। तो इसमें मणिपुर एक स्टेट है, चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अभी पिछले साल ही बनाया गया है, तो मणिपुर विल बी द राइट आंसर, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ ईटेबल्स ईच मेंबर ऑफ विच इज रिच इन आयरन, मतलब कि इनमें से हमें एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो तीनों ही विटामिन सी में रिच हों, मतलब जो तीनों हों वो विटामिन सी में रिच हों। पहला है आंवला जैगरी स्पिनच, मतलब आंवला पालक और गुड़, या फिर आंवला गोभी टमाटर, या फिर गोभी आंवला पालक, या फिर गुड़ आंवला टमाटर। तो हम सबको पता है कि जो पालक होता है, जैगरी होता है और आंवला होता है, ये विटामिन सी रिच प्रोडक्ट्स हैं, ईटेबल्स हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी 1, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सेलेक्ट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ईटेबल्स। सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है पोचमपल्ली is a town of southern state of India which is famous for its beautifully designed bright colored Pochampalli sarees and for a special kind of wave which is also Pochampalli. This town is now a part of, यानी पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक शहर है
जो अपनी खूबसूरती से डिज़ाइन किए गए चमकीले रंग की पोचमपल्ली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए जिसे पोचमपल्ली कहते हैं। तो यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना विल बी द राइट आंसर। तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ दिल्ली, विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ दिल्ली ऑन द मैप, ठीक है, यहाँ मैप है ऑफ इंडिया, द डायरेक्शन ऑफ लोकेशन ऑफ गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर जो कि गुजरात का कैपिटल है, एंड पटना द कैपिटल ऑफ बिहार रिस्पेक्टिव आर। तो कहीं ना कहीं मैप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे कहीं दिल्ली है तो गुजरात यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और जो आपका पटना है वो कहीं यहाँ आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट में आ रहा है, और नॉर्थ ईस्ट ये नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट यानी दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, इट मीन्स थर्ड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट्स एंड फाउंड दैट पी प्लांट हैज सम ट्रेट्स विच कम इन पेयर्स सच एज रफ और स्मूथ, टॉल और शॉर्ट, येलो और ग्रीन एट्सेट्रा। इट मीन्स यानी जो निम्नलिखित में से एक ने मटर कौन सी, मतलब हमें साइंटिस्ट का नाम बताना है जो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इसका सीधा सीधा आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मोस्ट विलेजर्स कंस्ट्रक्ट देयर वुडन हाउसेस 3 to 3.5 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें जो गांव वाले जो होते हैं वो 3 से 3.5 मीटर के लंबे लकड़ी पे, बांस पे के ऊपर अपना घर बनाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो असम हो जाएगा। असम विल बी द राइट आंसर, ठीक है, असम विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हैं इसमें, और होप आशा करती हूँ कि आपके ज़्यादातर आंसर सही होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।